नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाली हैं जो मुझे लगता है हम सबके लिए लिखी गई है। हाँ बिल्कुल। पीटर हॉलिंस की थिंक लेस डू मोर, मतलब सोचना कम करना ज्यादा। नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है ना। बिल्कुल। हम सब कभी ना कभी उस जाल में फंसे हैं जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। किसी काम की इतनी ज्यादा प्लानिंग करना, उसके हर पहलू पर इतना सोचना कि आखिर में वो काम शुरू ही नहीं हो पाता। और ये बहुत अजीब बात है ना। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से काम बेहतर होगा, पर असल में ज्यादा सोचना ही काम के होने का एक तरह से सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक दलदल जैसा। हाँ बिल्कुल, एक दलदल है। जितना निकलने की कोशिश करो उतना उधंसते जाते हो। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब से वो तरीके निकालें जो हमें सोचने के इस लूप से बाहर निकालकर एक्शन मोड में डाल सके। सही। और इसकी शुरुआत एक ऐसी चीज से होती है जो शायद हम सब महसूस करते हैं, किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से करने का दबाव। हाँ, परफेक्शन का भूत। हाँ, हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ एकदम सही नहीं होगा तब तक शुरू ही नहीं करेंगे। और यही सोच हमें एकदम जड़ बना देती है। किताब में इसे इनर्शिया कहा गया है। हम ये भूल ही जाते हैं कि कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट होती ही नहीं है। मतलब सोचिए, कोई पहली बार गिटार उठाए और चाहे कि वो जिमी हेंड्रिक्स जैसी धुन निकाल दे, मुमकिन ही नहीं है। या कोई कैनवस पर पहली बार ब्रश रखे और उम्मीद करे कि वो वैन गॉग की पेंटिंग बना देगा। नहीं, सफर की शुरुआत तो हमेशा एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचने से ही होती है, या एक बेसुरी धुन बजाने से। बिल्कुल। वो पहला इम्परफेक्ट कदम उठाना ही उस जड़ता को तोड़ने का इकलौता तरीका है। ये बात सुनने में तो सीधी लगती है, पर इसे असल में करना बहुत मुश्किल है। हाँ। हमारी एक आम धारणा है कि किसी काम को करने के लिए पहले मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा का होना जरूरी है। हम इंतजार करते हैं सही मूड का, सही माहौल का। सही। लेकिन किताब इस पूरी सोच को ही पलट देती है। वो कहती है एक्शन से मोटिवेशन आता है, ना कि मोटिवेशन से एक्शन। जो सुनने में हाँ बिल्कुल उल्टा लगता है, एकदम उल्टा। पर इसका जो मनोविज्ञान है वो बहुत गहरा है। हम मोटिवेशन को एक जादुई एहसास की तरह देखते हैं। हाँ, कि वो हम पर उतरेगा और फिर हम काम करेंगे। एग्जैक्टली। जबकि असलियत ये है कि हमारा दिमाग वो प्रगति से, मतलब प्रोग्रेस से ऊर्जा लेता है। अच्छा। जब हम कोई बहुत छोटा सा काम भी पूरा करते हैं, मान लीजिए किसी बड़ी रिपोर्ट का सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, एक रिवॉर्ड केमिकल। हाँ, जो हमें अच्छा महसूस कराता है, और वही एहसास हमें अगला कदम उठाने के लिए उकसाता है। तो एक्शन लेने से जो छोटी सी जीत मिलती है, वही असली मोटिवेशन है। मतलब प्रेरणा का इंतजार करना असल में काम को टालने का एक बहाना है, एक बहुत शानदार और आरामदायक बहाना है। हाँ, हम खुद से कह सकते हैं आज मूड नहीं है, कल करूंगी। बिल्कुल। लेकिन किताब कहती है मूड का इंतजार मत करो, एक्शन लो, मूड अपने आप बन जाएगा। इसका कोई उदाहरण? जैसे अगर आपको 10 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य बनाना है, तो ये सोचकर ही थकावट हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से सिर्फ ये कहें कि मुझे बस अपने दौड़ने वाले जूते पहनने हैं और घर से बाहर निकलना है, बस इतना। हाँ बस इतना, ये किया जा सकता है। और 90% मामलों में जब आप एक बार बाहर निकल जाते हैं तो आप दौड़ना शुरू कर ही देते हैं। सबसे मुश्किल काम तो दरवाजे से बाहर निकलना ही था। ठीक है, तो एक्शन लेना जरूरी है, ये समझ आया। लेकिन एक्शन लेने से जो सबसे बड़ी चीज रोकती है वो है फेल होने का डर, मतलब रिस्क। रिस्क। हम हमेशा सोचते हैं अगर ये काम नहीं हुआ तो, या अगर मैं फेल हो गई तो। किताब इस रिस्क को देखने का नजरिया कैसे बदलती है? क्या है कि किताब कहती है कि हम रिस्क को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, जबकि वो असल में विकास का सबसे बड़ा साधन है। हमें सिखाया जाता है कि गलतियां करना बुरा है, सेफ खेलो। लेकिन कोई भी नई स्किल बिना रिस्क लिए और बिना गलतियां किए सीखी ही नहीं जा सकती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद एक बच्चे का साइकिल चलाना सीखना है। बिल्कुल। गिरने का डर एक असली रिस्क है। हाँ। उसे चोट लगती है, घुटने छिलते हैं, पर हर बार गिरकर उठने की प्रक्रिया में ही उसका दिमाग और शरीर संतुलन बनाना सीखते हैं। सही बात है। अगर वो गिरने के रिस्क से डर कर कभी कोशिश ही ना करे तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। हम बड़े होकर शायद ये बात भूल जाते हैं। हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हम आराम के इतने आदी हो जाते हैं कि हम हर उस चीज से बचते हैं जिसमें थोड़ी भी अनिश्चितता हो। जबकि रिस्क लेने से सिर्फ आपका कौशल ही नहीं बढ़ता, आपकी मानसिक मजबूती भी बढ़ती है। हर छोटा रिस्क, जैसे किसी मीटिंग में अपनी राय रखना जिस पे शायद कोई सहमत ना हो, या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर करना, हाँ, ये सब आपको भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। ये आपको सिखाता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि वो तो सीखने की प्रक्रिया का एक डेटा पॉइंट है। अच्छा, डेटा पॉइंट। हाँ,
वो आपको बताता है कि क्या काम नहीं करता, ताकि आप अगली बार कुछ और ट्राई कर सकें। तो मतलब हमें अपनी सोच बदलनी होगी और साथ ही शायद कुछ ऐसे सिस्टम भी बनाने होंगे जो हमें एक्शन लेने में मदद करे। बिल्कुल। किताब में कुछ बहुत दिलचस्प तकनीकों का जिक्र है, जिसमें से एक है डोंट डू लिस्ट। ये टू डू लिस्ट का उल्टा है। ये क्या चीज है? ये मेरी पसंदीदा तकनीकों में से एक है, क्योंकि ये उतनी ही जरूरी है जितनी टू डू लिस्ट। अच्छा। हम हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना है, पर हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हमें क्या नहीं करना है। डोंट डू लिस्ट उन आदतों और कामों की सूची है जो आपकी ऊर्जा और समय चूस लेती हैं और आपको आपके असली लक्ष्यों से भटकाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और हर किसी की लिस्ट अलग होगी। किसी के लिए ये हो सकता है दिन में 10 बार न्यूज़ चेक नहीं करना, किसी के लिए अनावश्यक ईमेल्स का तुरंत जवाब नहीं देना। इसका मकसद है अपने फोकस की रक्षा करना। सही पकड़ा आपने। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। ये तकनीक आपको बताती है कि उस संपत्ति को कहाँ खर्च नहीं करना है। ये समझ आता है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और तकनीक है बर्नर लिस्ट। ये कैसे काम करती है? इसे एक गैस स्टोव की तरह सोचिए, जिसके 4 बर्नर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। आपकी जिंदगी के जो बड़े हिस्से हैं, जैसे आपका काम, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपके दोस्त, ये सब इन बर्नर्स पे रखे हुए बर्तन हैं। अच्छा। फ्रंट बर्नर पर वो चीजें होती हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा ऊर्जा और ध्यान दे रहे हैं। बैक बर्नर पर वो चीजें होती हैं जो जरूरी तो हैं, पर अभी प्राथमिकता में नहीं है। मतलब हम एक साथ चारों बर्नर को तेज नहीं चला सकते। नहीं चला सकते। सच्चाई यही है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ जलेगा जरूर। मतलब ये हमें ये स्वीकार करने में मदद करता है कि हम एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, हमें चुनना पड़ेगा। एकदम सही। ये प्राथमिकता तय करने का एक बहुत ही विजुअल तरीका है। ये आपको उस अपराध बोध से बचाता है। अगर आपने तय किया है कि इस महीने आपका काम और सेहत फ्रंट बर्नर पर हैं, तो अगर आप दोस्तों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रहे हैं तो आपको बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपने एक सचेत निर्णय लिया है। मुझे लगता है इन सब तकनीकों का मुख्य उद्देश्य मानसिक ऊर्जा को बचाना है, और शायद अगली तकनीक भी इसी से जुड़ी है, सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल। ये सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। नाम भारी है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। सोचिए, हम हर दिन कितने छोटे छोटे फैसले लेते हैं। सुबह क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं। हाँ, पहले कौन सा ईमेल चेक करें, किस रास्ते से ऑफिस जाएं, इनमें से हर फैसले में थोड़ी थोड़ी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। और दिन के अंत तक हमारा डिसीजन टैंक लगभग खाली हो जाता है। बिल्कुल। तो सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल कहता है कि जो फैसले बार बार लेने पड़ते हैं, उनके लिए पहले से ही नियम बना लो, एक ढांचा तैयार कर लो। जैसे ये तय कर लेना कि मैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जिम जाऊंगी, तो अब हर सुबह ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आज जिम जाऊं या नहीं। फैसला पहले ही हो चुका है। या जैसे मार्क ज़करबर्ग या स्टीव जॉब्स का एक ही तरह के कपड़े पहनना। हाँ, वो अपनी मानसिक ऊर्जा इस पर खर्च नहीं करना चाहते थे कि आज क्या पहने। सही। वो उसे बड़े और ज्यादा जरूरी फैसलों के लिए बचाकर रखना चाहते थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं अपना लंच हर रात पहले से पैक करूंगा, या मैं दिन के पहले घंटे में कोई मीटिंग नहीं रखूंगी, वो समय सिर्फ डीप वर्क के लिए होगा। बिल्कुल। जब ये चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो आपकी विल पावर और मानसिक ऊर्जा उन कामों के लिए बच जाती है जहां सच में सोचने की जरूरत है। और एक आखिरी तकनीक जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आकर्षक लगी, वो है अल्ट्राडाइनन रिदम्स को समझना। मैं अक्सर दोपहर 3 बजे के आसपास बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ, जैसे दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या ये उसी के बारे में है? ये बिल्कुल उसी के बारे में है। हम सोचते हैं कि हम पूरे दिन एक ही ऊर्जा के स्तर पर काम कर सकते हैं, पर विज्ञान कहता है कि ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारा शरीर और दिमाग लगभग 90 से 120 मिनट के चक्रों में काम करते हैं। इस चक्र के दौरान हमारी ऊर्जा और फोकस का स्तर बढ़ता है, अपने चरम पर पहुंचता है और फिर स्वाभाविक रूप से गिरता है। तो वो जो 3 बजे वाली थकावट है, वो मेरी रिदम का निचला हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस थकावट से लड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसके साथ काम करो, अपनी रिदम को पहचानो, ध्यान दो कि आप दिन के किस समय सबसे ज्यादा ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये सुबह का समय होता है। हाँ, तो अपने सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी और रचनात्मक काम उसी 90 मिनट की विंडो के लिए शेड्यूल करें। और जब आप महसूस करें कि आपकी ऊर्जा गिर रही है तो 15-20 मिनट का ब्रेक लें। उठें, थोड़ा टहलें, पानी पिएं। उस समय आसान काम करें, जैसे ईमेल का जवाब देना। ये हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो पहली बात यह है कि परफेक्शन का इंतजार करना छोड़ना होगा। हाँ, बस एक छोटा अधूरा सही पर पहला कदम उठाना होगा। दूसरा ये मानना होगा कि एक्शन ही असली मोटिवेशन है। प्रेरणा का इंतजार करना एक भ्रम है।
काम शुरू कीजिए, प्रेरणा पीछे पीछे आएगी। तीसरा, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना होगा। बस अगले कदम पर ध्यान दें, पूरी मंजिल पर नहीं। सही। और चौथा, रिस्क को एक दुश्मन नहीं, एक अवसर की तरह देखना होगा। हर गलती सीखने का एक मौका है। और आखिर में अपनी ऊर्जा और फोकस को बचाने के लिए डोंट डू लिस्ट, बर्नर लिस्ट और अपनी अल्ट्राडाइन रिदम्स जैसे सिस्टम बनाने होंगे। बिल्कुल। और अगर इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये सारी टेक्निक सिर्फ काम निपटाने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के टोटके नहीं हैं। इन सब का एक ही केंद्रीय विचार है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम और सुरक्षा की तरफ भागता है। उसकी डिफॉल्ट सेटिंग कुछ ना करना है। अच्छा, ये सारी टेक्निक्स उस डिफॉल्ट सेटिंग को हैक करने, अपने दिमाग को धोखा देकर उस शुरुआती जड़ता से बाहर निकालने और छोटी छोटी जीतों का एक मोमेंटम बनाने के तरीके हैं। ये हमें एक ओवरथिंकर से एक डूअर बनाती हैं। हाँ, ये जिंदगी को पैसिव मोड से हटाकर एक्टिव मोड में जीने के बारे में है। बहुत खूब। और इसी विचार के साथ हम आज की बातचीत को समाप्त करते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा इम्परफेक्ट कदम उठाया जा सकता है जो किसी बड़े लक्ष्य की तरफ पहला कदम हो सकता है, जिसे अब तक सिर्फ सोचते रहने की वजह से टाला जा रहा था।